Hello friends, welcome back to once again a new lecture, that is current newspaper discussion 28 for 2021 and the previous video exercise as I always give you. And this is very important that you do these exercises because one way communication, one way reading will not help you. I have already told you this thing. So please do these exercises yourself and I am there to discuss it with you. Okay? So we should start with my brief profile. Okay, I have attempted the interviews in 2015, 17, 18, and similarly, there are many faculties on this prep IAS who have qualified interviews and mains. So they are very well qualified faculty members और आपको अच्छा वो guidance दे सकते हैं. Okay. तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मैं थोड़ा सा इसमें ये डिस्कस करना चाहता हूँ. आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए थे पिछली वाले उस पे जो लेक्चर मैंने दिया हुआ था उस पे मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था. 3 कमेंट्स जो आए थे मेरे पास वो ये था कि एनसीएम रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देना जरूरी है, हम कोर्ट्स को क्यों नहीं दे सकते एनसीएम रिकमेंडेशन. तो उसका आंसर ये है कि अभी भी इंडिया में जो सिस्टम है उसमें कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन नहीं करते. अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते भी हैं तो वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े केसेस में वो बनाते हैं. ठीक है, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत ये काम जो है एग्जीक्यूटिव का है. ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन करना या फिर क्या एक्शन लेना है उस पर. ठीक है, तो ये सारे जो काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है. ठीक है, एक तो ये हो गया आपका रेशनल रीजन. दूसरा क्या है कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स कई बार जो है कई सारी कमिटीज आई, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात किया कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है जुडिशरी के पास जाना चाहिए. ठीक है, तो इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि गवर्नमेंट अपने पास से पुलिसिंग पावर्स जो है प्यूनिटिव पावर्स नहीं जाने देना चाहती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई एनसीएम रिकमेंड्स द प्यूनिटिव एक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ठीक है, देन नेक्स्ट, somebody asked me, is it okay to criticize the government on Twitter? No, it is not. It is not okay to criticize the government on Twitter. But yes, it is correct to say the correct things in a good manner. आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी के अगेंस्ट भी बोलना है, तो वी विल नॉट यूज द हार्श वर्ड्स बट वी विल से द करेक्ट थिंग्स. जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन में क्रिटिसाइज करना हो गवर्नमेंट को तो आप कैसे करेंगे कि ओके, आवर country is a democratic country, but sometimes what happens is government for protecting their image resort to something which is undemocratic. ठीक है, but it is not their fault because government of the day tends to protect their image. अब इस केस में ट्विटर पे उन्होंने कौन से ट्वीट्स हटाने के लिए बोले थे जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है या रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट का एक जेन्युइन कंसर्न भी हो. आप ये भी आंसर में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक जेन्युइन कंसर्न हो सकता है कि ये जो बातें हैं रूमर्स बहुत ज्यादा फैले नहीं. अगर रूमर्स फैलेंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं. तो इस केस में गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है लेकिन उसका मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है. ठीक है, इट शुड टेक द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर गिविंग सच ऑर्डर्स. ठीक है, तो आपको क्रिटिसाइज करना है लेकिन मॉडरेटली करना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना. ठीक है, और तीसरा मेरे पास कमेंट आया था कि 1.5 इयर्स ऑफ विजन आईएएस का मैं डिस्कस करूं. तो मैं जो आपको न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आप उस न्यूज़ के जरिए आपको जो 1.5 क्या 5 to 10 इयर्स का आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिल रहे हैं. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप स्पेशली विजन आईएएस पे हमको बनाने की कोई ज़रूरत है इस चीज़ में. फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सीनियर से बात करूंगा, मे बी अगर हम 1-2 वीडियोज़ पे बना सकेंगे तो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा आपके लिए. ठीक है, ये तो हो गया आपके कमेंट्स के बारे में. अब जो पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी वो ये है फॉरेस्ट फायर इफेक्ट. कि फॉरेस्ट फायर्स हमने देख लिया था कि फॉरेस्ट फायर्स क्या होती हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर्स के क्या इफेक्ट होते हैं. तो बड़ी सरप्राइजिंगली क्या होता है कि आपके नेगेटिव इफेक्ट तो होते हैं, सबको पता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आप लोग 4-4, 5-5, 6-6 लाइन इसमें लिख डालेंगे, मुझे पता है. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं, बुरे इफेक्ट्स हैं, वही फॉरेस्ट फायर्स के बुरे इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो एज सच इसमें आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं. मैंने एक लाइन इसीलिए कोट कर दिया, फॉरेस्ट फायर रिलीज बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर. अभी क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है
और ये अगेंस्ट द आईएनडीसी है, इंडिया के आईएनडीसीज है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो आईएनडीसी क्या कहता है, 2.5 to 3 बिलियन हम CO2 रिड्यूस करेंगे एटमॉस्फेयर से, तो किसके अगेंस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये इसका फॉरेस्ट फायर का नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात अगर हम करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, बट यू नीड टू आंसर दिस एज वेल इन योर मेंस आंसर, ठीक है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो फायर कैन प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग द फॉरेस्ट हेल्दी, recycling nutrients, helping tree species regenerate, removing invasive weeds and pathogens, and maintaining habitats for some wildlife। तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव इफेक्ट है कि फॉरेस्ट रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, हेल्पिंग ट्री स्पीशीज रीजनरेट, ठीक है, रिमूविंग इन्वेसिव वीड्स एंड पैथोजेंस, ठीक है, एंड मेंटेनिंग हैबिटेट फॉर सम वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कैसे, जब भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो क्या होता है, कुछ सिक्वेस्ट्रेशन होता है। CO2 सिक्वेस्ट्रेशन कौन करता है, जैसे सॉइल करती है। अगर सॉइल जो है सिक्वेस्ट्रेशन करती है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेड बायो रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होने का मतलब बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और जो इन्वेसिव वीड्स एंड पैथोजेंस हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, लेकिन ज्यादा इसका नुकसान है, हम फॉरेस्ट फायर्स को ये देखते हैं कि इसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम, ठीक है। तो मेजर्स और रेमेडीज क्या है, तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स और रेमेडीज भी मेंशन कर रखी है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, ठीक है। अब इसमें अगर आपको आंसर लिखना हो, क्वेश्चन अगर आता है मेंस में कि क्या होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, या इवन प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि व्हाट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, दिस इज रॉन्ग, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकते हैं, टू मिनिमाइज फॉरेस्ट फायर्स बाय इन्फॉर्मिंग, एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, क्यों, क्योंकि क्या होता है आजकल हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको एक्चुअली में उस फॉरेस्ट से फायदा हो रहा है, वो उसकी सेवा करें, ठीक है। तो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यूपीएससी में, मतलब आपको एकदम यूनिफॉर्म बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यूपीएससी में आता है इस तरह के एक्शन प्लान पे, लीगल चीजें नहीं बोल रहा मैं, लीगल पे नहीं बात कर रहा, सिर्फ कोई चीज जैसे इंप्रूव करनी है या किसमें कम्युनिटी की हेल्प चाहिए, तो उसमें अगर कोई ऑप्शन आता है कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन दिस, यस इट इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन अगर आता है तो इंसेंटिवाइजिंग देम टू वर्क विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लस जो है आपके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, दोनों मिलकर के काम करेंगे इस पे। यूपीएससी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सॉरी दिस इज नॉट गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी तो आजकल बिल्कुल फैशन में है कि उसको इन्वॉल्व करना ही करना है, तो आंसर में अगर कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट है तो यस इट इज करेक्ट। दूसरा जो है हमारा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, ठीक है, इट इज अ सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम, इट इज अ सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम। अब देखो सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि सेंटर इसमें कुछ पैसा दे रहा है, कुछ स्टेट को देना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर का होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट का होगा, ठीक है। अब एफपीएम जो है उसने किसको रिप्लेस किया, इससे पहले इसका नाम क्या था, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम पहले बोलते थे इसको, इसी का नाम चेंज कर दिया, इट इज न्यू वाइन इन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो इसका क्या नाम कर दिया, एफपीएम, ठीक है, सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसका। ओके, फंड्स एलोकेटेड अंडर द एफपीएम आर अकॉर्डिंग टू सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया। तो 90:10, मतलब 90 जो है सेंटर का है और स्टेट का जो है 10% है, रेशियो ऑफ सेंट्रल टू स्टेट फंडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स, एंड 60:40 रेशियो फॉर ऑल अदर स्टेट्स। अब मैं इसमें एक बहुत अच्छी मजेदार चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये तो सबने याद कर लिया 90:10 और 60:40, ठीक है। ज्यादातर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, ठीक है, अगर ये आता है कि 90:10, 80:20, ठीक है, 50:50, ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे कि उसमें 90:10 और 60:40 का पैटर्न होता है। 90:10 किसके लिए होता है, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयंस के लिए होता है, 60:40 अदर स्टेट्स के लिए होता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ये होगा, लेकिन अगर आपको एक वाइल्ड गेस करना है, अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में और मे बी ये क्वेश्चन में आपको अदर ऑप्शंस क्लियर है, बस ये वाला ऑप्शन क्लियर नहीं है मे बी, तो आप एक गेस कर सकते हैं कि इट इज 90s to 10, 60s to 40। ठीक है, ठीक है। देन उसके अलावा क्या होता है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये भी हमारे जो है गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स। ठीक, अब ये हो गया पिछले लेक्चर का। अब आज अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको आज का हिंदी न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में डिस्कस करूंगा, काफी डेटा है उसमें। देखिए, सबसे पहले क्या था, ऑक्सीजन, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अब इस मेडिकल ऑक्सीजन को हम कैरी कैसे कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन ट्रेन का। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रेन का। ठीक है, अब इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता कि व्हाट इज ऑक्सीजन ट्रेन, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स लाइक दिस, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन घुमा करके पूछ सकते हैं व्हाट इज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इट वाज कैरिड थ्रू द ऑक्सीजन ट्रेन विच हैज स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी ऑफ, अब उसके बाद ये वाला, liquid oxygen cryogenic state is a hazardous chemical, railways have to avoid sudden acceleration deceleration, have to check pressures especially when it is in loaded condition। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विड ऑक्सीजन इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है, कि लिक्विड ऑक्सीजन इन क्रायोजेनिक स्टेट इज अ हैजार्डस केमिकल, यस इट इज। ठीक है, इट कैन लीक थ्रू सडन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, ठीक है, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, और लिक्विड ऑक्सीजन is not only used in medical purposes but for the industrial purposes like welding, soldering and all these things, yes it is also correct। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इस पे। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन एंड द कोर्ट्स। आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन वाला अभी प्रीवियस जो कल जो मैम ने डिस्कस किया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अभी एक मैं हल्का सा रीट्रेट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बहुत फटकार मिली है कोर्ट से कि जो है आपकी वजह से जो है जो इलेक्शन रैलीज हैं उसमें कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है, जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं, मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि यू हैव टू एंटीसिपेट, आपको एंटीसिपेट करना होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब इलेक्शन, अब ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूज में कि भाई कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है और उसमें आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, इसकी पावर्स पूछी जा सकती है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इसमें कई बार ना घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा करके, होता वही है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इज अ बायस बॉडी और नॉट, इज इट अ बायस बॉडी, डिस्कस। तो इलेक्शन कमीशन की इसमें आपको क्या डिस्कस करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशंस भी नहीं होती कि यही पर्सन जो है यही क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बायस बॉडी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हमको मेंस पे आंसर बैलेंस करना होता है, दूसरी तरफ क्या है कि इसका जो रिमूवल है वो, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज, तो अब आपको इसमें जो है वैसे मैम ने डिस्कस किया था कल, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या डिटेल्स हैं। जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो ये दो चीजें थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इसलिए बायस हो सकती है, लेकिन उसको फ्रीडम होती है, वो रिमूवल उसका पार्लियामेंट ही कर सकता है, इसलिए वो जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज वैक्सीन ट्रिप्स। आपको एक मिनट मैं जूम करने से पहले बता देता हूँ, दिस इज वैक्सीन ट्रिप्स। देखो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स जो है वैक्सीन पे आ रहे हैं।
ठीक है, कॉस्टिंग पे आ रहे हैं उसके, सेंटर की कॉस्टिंग अलग है, स्टेट की अलग है, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलग दे रहे हैं। ठीक है, इस पे मेंस का एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ठीक है, कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग डिफरेंट प्राइसिंग स्कीम्स इन इंडिया। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर ये कंसर्न नहीं है। मेरा यहाँ पर कंसर्न ये है कि ट्रिप्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये डब्ल्यूटीओ के अंडर में एक ट्रीटी है। ठीक है, जिसके थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये ट्रीटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कोई वैक्सीन बनाई। ठीक है, साइंटिस्ट क्या मतलब किसी एजेंसी ने कोई साइंटिस्ट, उनके यहाँ साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्होंने कोई वैक्सीन डेवलप की। ठीक है, अब क्या होगा कि ये बड़ी मेहनत से इन्होंने वैक्सीन डेवलप की होगी, तो वो ये बोलते हैं कि मैं ये अपना फॉर्मूला जो है किसी को फ्री में क्यों दूं, व्हेन आई हैव इन्वेस्टेड सो मच एनर्जी, सो मच मनी। ठीक है, मैं क्यों उसको फ्री में किसी को दूं। ठीक है, फॉर्मूला, तो वो क्या करता है कि फॉर्मूला फ्री में तो नहीं, बेचने लग जाता है। इट सेल्स ऑफ, या तो वो सेल ऑफ कर सकता है, या उसके पास मोनोपोली होगी कि सिर्फ वो मेडिसिन या फॉर्मूला वही यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई और उस फॉर्मूले को यूज करके कुछ नहीं बना सकता। अगर उसे फॉर्मूला किसी तरह हाथ में आ भी गया किसी दूसरी कंपनी के, तो वो नहीं बना सकता उससे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट कराना, जब भी आप किसी चीज को रजिस्टर करा देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है, और वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगा, तो उसको बोलेंगे हम पेटेंट। मतलब मैंने मान लो पेटेंट ले लिया, पेटेंट लेने का मतलब है 20 साल तक कोई और उसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। ठीक है, तो इसी के बारे में है ये आर्टिकल, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको सबको पता होगा कि वॉशिंगटन ने, मतलब यूएस ने जो हमें बहुत सारा एड देने का फैसला किया हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी पॉलिसी क्या है, ये जानना जरूरी। लॉन्ग टर्म स्टेट पॉलिसी क्या है कि वो पेटेंट राइट्स जो है फार्माक्यूटिकल्स के बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मतलब कोई भी पेटेंट को वो फ्री में नहीं देना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन बनाएंगे बहुत कॉस्टली होगी, क्योंकि कोई एक कंपनी की मोनोपोली है उसके ऊपर। तो उसकी पॉलिसी क्या है, इस आर्टिकल में ये बताया हुआ है कि न्यू दिल्ली क्या चाहती है वॉशिंगटन से, कि आप उस पॉलिसी को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। कि ठीक है भाई, आप नॉर्मली आप अपने पेटेंट्स को अपने पास रखिए, ठीक है, कॉस्टली आप बेचिए, लेकिन आप कोविड-19 क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उस टाइम पे थोड़ा सा इसको आप रिलैक्स कर दें। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया ने इसमें बैट किया है, मतलब बैट किया मतलब कि इस पे के लिए कोशिश किया है। इंडिया साउथ अफ्रीका पिटीशन, supporting the India South Africa petition at the World Trade Organization for waiving all TRIPS. So vaccine can be manufactured generically for the next few years. मतलब ये चाहते हैं वो कि जो ट्रिप्स का अग्रीमेंट है, स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट्स हैं, उनको कुछ दिन के लिए जो है, जब तक पैंडेमिक चल रहा हो तब तक जो है हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा इंडिया, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। जो सेकंड जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें आप देखिए कि यूएस जो है हमारा बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ठीक है, और इंडो पैसिफिक पार्टनर है इन दी क्वाड। ठीक है, तो इंडिया, अब मेंस में क्वेश्चन या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एंड यूएस आर इन्वॉल्व, इंडिया एंड यूएस इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, या इंडिया एंड यूएस आर नॉट पार्ट ऑफ क्वाड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। ठीक है, ट्रिप्स पे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, ट्रिप्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कब ये आया था, कौन से ईयर में आया था, इसके प्रोविजन क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्शंस। ठीक है,
एक्सेप्शंस। ट्रिप्स में थोड़े से एक्सेप्शंस दिए हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेप्शन ऐसे हैं कि इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, इसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में फर्दर जो है आप पढ़ेंगे इसको। दिस शुड बी टेकन एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ठीक है, और व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। और इंडिया काफी इसको यूज भी करता है, ये भी मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। इसके ट्रिप्स के जो जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं उसको इंडिया काफी ज्यादा यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी आर्टिकल में थोड़ा सा ज्यादा बताया गया है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मैं अभी जस्ट पहले बात कर चुका हूं कि जॉइंट पिटीशन फाइल किया है इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में, requesting a temporary suspension of rules under 1995 agreement on trade related aspects of intellectual property, जिसको ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि प्लीज आप जो है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ रूल्स कर दीजिए, क्योंकि कोविड इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी कैन नॉट अफोर्ड द वैक्सीन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड जेनरिक मेडिसिन, नॉट द पेटेंटेड मेडिसिन। आप मार्केट में भी जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो आंख में दवा डालते हैं आप, ठीक है, उसकी कॉस्ट 70-80 रुपए होगी, 90 रुपए होगी, और एक होगी 300 रुपए की, ठीक है। अब जो 300-400 रुपए की कोई चीज है वो क्या है, वो पेटेंटेड है, और जो 90 और 100 रुपए में मिल रही है दैट इज जेनरिक, ठीक है। देन अब ये जो सपोर्ट है, अब मैं दूसरा देख रहा हूँ उसमें, ये जो सपोर्ट है आपका, ये छोटे कंट्रीज तो सपोर्ट करते हैं इस अग्रीमेंट को कि मतलब आप थोड़े दिन जो इसको वेव ऑफ कर दीजिए, लेकिन बड़े कंट्रीज जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आप देख सकते हैं बड़े कंट्रीज यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा, ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं ट्रिप्स रहना चाहिए क्योंकि इनकी तो कमाई हो रही है इसलिए, ठीक है। अब ये दिक्कत क्या है, क्यों ये पुअर कंट्रीज जो है पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मतलब आप इसको वेव ऑफ कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं इसमें most poor countries, it would take at least 2024 before widespread vaccination is achieved. मतलब 2024 लग जाएगा वैक्सीनेशन होते होते, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत जो सबको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए राइट साइड में जो मैंने कर रखा, अ पेटेंट इज अ कन्फरल बाय द स्टेट of an exclusive right to make, use and sell an inventive product or process. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ कन्फरल बाय द स्टेट, मतलब स्टेट, कोई स्टेट की एजेंसी होगी, ठीक है, लीगल एजेंसी होगी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी होगी, जो कि एक्सक्लूसिव राइट देता है बनाने, यूज करने और बेचने का, किसको? इन्वेंटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। तो पेटेंट क्लियर। पेटेंट लॉज आर यूजुअली जस्टिफाइड ऑन 3 ग्राउंड्स, मतलब 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसमें पेटेंट को जस्टिफाई किया जाता है। कौन कौन से हैं? कि पीपल हैव समथिंग ऑफ अ नेचुरल एंड मॉरल राइट टू क्लेम कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंशंस, मतलब अगर किसी ने कोई चीज बनाई है तो ये मॉरल राइट है या नेचुरल राइट है कि उसका उसके ऊपर अधिकार है, ठीक है। ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, on the utilitarian premise that exclusive licenses promote invention and therefore benefit society as a whole. यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ऑल एक्सीड्स लॉस ऑफ सम, मतलब ये हो गया कि अगर ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है उस चीज से, ठीक है, अगर सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट हो रहा है तो उस चीज को हमको कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इन्वेंशन प्रमोट करता है, अगर हम कोई चीज बनाते हैं और हमें पेटेंट मिल जाता है और हम पैसे कमाते हैं, तो हमें क्या होगा? वी विल बी मोटिवेटेड टू डू सम अदर इन्वेंशन, ठीक है। तो अगर हम सम अदर इन्वेंशन करेंगे, हम अपना दिमाग यूज करेंगे तो और भी अच्छी चीजें बना सकते हैं, तो क्या होगा? सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट होगा, ठीक है। थर्ड प्रेमाइज क्या है कि इंडिविजुअल्स मस्ट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर एंड मेरिट, ठीक है। अगर कोई आदमी मेहनत करता है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए पेटेंट देना जस्टिफाइड है, ठीक है। तो these three are the arguments, okay. Then
इंडिया में क्या सिनेरियो था ये पता करना पड़ेगा हमें। इंडिया में व्हाट वाज द सिनेरियो? इंडिया में क्या था कि 1959 के टाइम पे कोई भी वेवर नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट पेटेंट लॉज थे। मतलब कहने का मतलब अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी यहाँ आकर के कोई इन्वेंशन बनाती है तो सिर्फ वो वही जो है उस ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सकती है, कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन 1959 में जस्टिस एन राजा गोपाला अयंगर, ठीक है, ऑब्जेक्टेड टू इट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि पुअर पीपल तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो 1970 में क्या हुआ कि एक पेटेंट एक्ट बनाया गया 1970, ठीक है, जिसमें क्या है कि थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दे दिए गए और अब मोनोपोलीज नहीं बन पा रही थी। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस चेंज इन रूल अलाउड जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया टू ग्रो। मतलब अब क्या हुआ कि जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स जो है अब ग्रो करना शुरू कर दिया। जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स मतलब लो कॉस्ट। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 1959 राजा गोपाला अयंगर एंड 1970 पेटेंट्स एक्ट। ठीक है। ओके। अब मैंने आपको बताया था कि पेटेंट्स क्यों देना चाहिए, क्यों जस्टिफाइड है ये पेटेंट देना, मतलब किसी को पेटेंट राइट्स देना क्यों जस्टिफाइड है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पेटेंट देना जस्टिफाइड नहीं है, उनके रीजंस देख लेते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्यों पेटेंट हमें नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं वो लोग, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, 97% ऑफ द फंडिंग, जैसे अभी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ दी जो फंडिंग थी ना वो पब्लिक फंडिंग थी। ठीक है। ना कि किसी एक पर्टिकुलर बिग फार्मा कंपनी की फंडिंग थी। तो इसलिए अगर पब्लिक फंडिंग है तो पब्लिक को उससे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या ऑब्जेक्शन है कि पेटेंट क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, ये जो जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस, जोसेफ स्टिग्लिट्स। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ येलो मैंने कर रखा है, जोसेफ स्टिग्लिट्स इज वन ऑफ द पर्सन। वो क्या कहते हैं कि पेटेंट्स मत दो लेकिन उसको एक प्राइस दे दो, चाहे मॉनेटरी प्राइस दे दो, वन टाइम उसको एक बार आप बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन 20 साल तक आप उसको राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होगा, 20 साल इज अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। तो आप उसको क्या करिए, आप उसको वन टाइम जो है आप उसको प्राइस दे दीजिए। तो प्लीज मेंस के, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज दो तीन चीजें याद रखिए कि एक तो इंडिया में क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। ठीक है, सिचुएशन चेंज। दूसरा, एक्सेप्शंस क्या है ट्रिप्स के। ठीक है। इन पब्लिक बेनिफिट गवर्नमेंट कैन रिलैक्स दिस ट्रिप अग्रीमेंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, जस्टिफिकेशन इन फेवर ऑफ ट्रिप ऑफ पेटेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन क्लाइमेट, आज मटेरियल बहुत ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट भी है सारी चीजें। ओके। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया कि सऊदी अरेबिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एग्जाम में, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन दीज आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। मतलब अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है तो दीज कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिसेस। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज विच ऑफ दीज स्टेप्स कैन बी टेकन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। तो देखिए आप क्या है इसमें, G20 ने, पहले फैक्ट देख लेते हैं कि G20 ने क्या किया था। G20 इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएटिव्स लाइक एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ कोरल रीफ सर्वाइवल, कंजर्वेशन, रेजिलियंस, अडेप्टेशन एंड रिस्टोरेशन। अब आप देखिए, मैंने आपसे ये क्यों डिस्कस किया, कोरल रीफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं यूपीएससी में कोरल रीफ पे, इसलिए आप अपने ज्योग्राफी की बुक्स पे, ज्योग्राफी में जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, प्लीज आप इस चीज को जरूर देख लीजिए कि कोरल रीफ्स के बारे में क्या
इंफॉर्मेशन आप जो भी कलेक्ट कर सकते हैं करिए कि कोरल रीफ्स के कहाँ हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कोरल रीफ्स के कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ मिलता है कोरल रीफ, कोरल रीफ की डिग्रेडेशन कैसी होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। कुछ अगर गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बना रखा है तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा है इस चीज के लिए, कोरल रीफ्स के लिए, कोरल रीफ इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है इसमें, ओके। अब हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने किया क्या है। देखिए, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एम्स टू रेज द वेजिटेशन कवर, आप वेजिटेशन कवर इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस कार्बन एमिशंस, कॉम्बैट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रिजर्व मरीन लाइफ, ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं, वेजिटेशन कवर एक तो आपको इंक्रीज करना है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना है और मरीन लाइफ को प्रिजर्व करना है। तो वो जो अभी आपने कोरल रीफ देखा था वो मरीन लाइफ का पार्ट है, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जीज आर अ गुड सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही इन्होंने क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम विल जनरेट 50% ऑफ साउदीज एनर्जी। आपको ये पता नहीं होना चाहिए 50% 60%, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, सऊदी अरेबिया करेंटली ऑपरेट्स द लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट इन द वर्ल्ड, ठीक है, टर्निंग 500,000 टन्स ऑफ CO2 इनटू प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड मिथेनॉल। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कई बार क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, ठीक है। तो पहला फर्टिलाइजर्स एंड मिथेनॉल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ खराब चीज नहीं होती, इससे आप अच्छी चीजें भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको जो है कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकें। तो जैसे फर्टिलाइजर्स, मिथेनॉल, ये सारी चीजें आप जो है बना सकते हैं CO2 से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक तो आप फर्टिलाइजर मिथेनॉल बना सकते हैं, तीसरा आप ऑयल रिकवरी प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है, ऑयल रिकवरी प्लांट्स बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें आप हो सकता है एक लाइन में आपको ना लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए आपको क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि CO2 के और क्या क्या पॉजिटिव यूजेस हो सकते हैं, तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि CO2 के और क्या अच्छे अच्छे यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, और क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा है और हमें डिस्कस सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब एक होता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है जहां पर बारिश नहीं हो रही होती है वहां पर हम जबरदस्ती आर्टिफिशियली उसको जो है जो है हम बारिश करवाते हैं, मतलब क्लाउड्स डेवलप करते हैं, ठीक है। आप इसके लिए केमिकल होता है, तो फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। उसके एक केमिकल होता है जिसके थ्रू, जिसको हम अगर ऊपर की तरफ उसको एमिनेट करेंगे तो उसकी वजह से क्लाउड सीडिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या केमिकल होता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या होता है कि आप जो है ऐसे प्लांट्स उगाएं जो पानी कम मांगते हैं, ठीक है। जो ड्राई लैंड में जो प्लांट्स हो सकते हैं दैट दे आर वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया हैज एन एम्बिशियस टारगेट अचीवमेंट ऑफ अचीविंग 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये आपको फिर से मैं रिट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें आपने जो पढ़ा है वो ये है कि कोरल्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताया कि कोरल्स क्या क्या किस लिए यूज होते हैं, क्या इन पे डेंजर होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताया, हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जैसे लैंड डिग्रेडेशन बचाना, कार्बन एमिशन कम करना, वेजिटेशन कवर, ऑल दीज थिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का भी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है CO2 का क्या पॉजिटिव यूजेस हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्लाउड सीडिंग पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देखिए कि 4 क्वेश्चंस बन गए इस आर्टिकल से, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट, restructured army. ओके, एंड restructured army. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए न्यूज में क्या आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. न्यूज में टाइमली सपोर्ट इंपॉर्टेंट रावत ऐसे करके एक न्यूज आई थी. ठीक है, छोटा सा न्यूज कॉलम था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. लेकिन इसमें इस न्यूज में जो भी दिया हो, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन उसका कोई काम का नहीं है. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है. क्योंकि ये जो है ना, अभी आपका जो है लेटली जो है, वेरी लेटली, ये एक रिफॉर्म है आर्मी का. ठीक है, ये आर्मी इज नॉट द राइट वर्ड, आर्म फोर्सेस. ठीक है, आर्म फोर्सेस का जो ये एक रिफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है. कई सालों से इसको चल रहा था कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाओ बनाओ बनाओ. क्यों क्यों चल रहा था उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ. चाइना वॉर 1962, इसमें आपको पता होगा कि हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. उसका रीजन ये था कि हमने जो आर्मी का तो यूज किया, ठीक है, लेकिन एयरफोर्स का जिस तरह से हम यूज कर सकते थे हमने नहीं यूज किया. उसका रीजन क्या था? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखिए कैसे, आर्मी का कोई हेड है, अलग है. ठीक है, आर्म फोर्स, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, और एयर का अलग है. ठीक है, अब उन तीनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि कोई सिंगल पर्सन नहीं, वो तीनों पर्सन अलग अलग है. उसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, हर चीज एक दूसरे से शेयर नहीं हो पाती टाइमली. ठीक है, इस वजह से अगर टाइमली एक्शन हमने नहीं लिया तो हमारे वॉर में हारने के या लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तब से बात हो रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने की. और सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो आर्मी के चीफ थे, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ थे, जनरल बिपिन रावत. ठीक है, ही इज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 ने फॉर्मली प्रपोज किया था कि ये होना चाहिए. ठीक है, अब इसका कैडर क्या होता है? ही विल बी अ 4-स्टार जनरल. He will be a 4-star general. Not very important for, or you can say yes, it is important for the prelims as well. It can be asked. ठीक है, अब इस एलिजिबिलिटी क्या है कि एक बार डिमिट कर लिया आपने ऑफिस, ठीक है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते. ये उसकी इंडिपेंडेंस के लिए है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, किसी लालच में गवर्नमेंट का काम ना करे. जो गवर्नमेंट कह रही है वही उसको भी कहना है, ऐसा ना हो. इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस. No private employment without prior approval for a period of 5 years after demitting the office of CDS. इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड. ठीक है, कूलिंग पीरियड मतलब वो किसी भी कंपनी, जैसे आजकल आपको पता है डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हो गई हैं, तो वो किसी लालच से कि भैया हम आपको ये पोजीशन दे देंगे, आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपको जो है डायरेक्टर बना देंगे इस कंपनी. तो इस तरह के लालच से बचाने के लिए क्या होता है, कूलिंग पीरियड होता है 5 साल. ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस टू द गवर्नमेंट. सिंगल पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. सिंगल पॉइंट, अभी तक 3 पॉइंट्स होते थे, अब सिंगल पॉइंट है. ठीक है, इट विल इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ लैंड सी ऑपरेशन. ठीक है, थ्रू सेटिंग अप ऑफ थिएटर कमांड्स. ठीक है, he will also function as a military advisor to the PM led nuclear command authority. ठीक है, अब देखिए प्रीलिम्स के में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं. तो सीडीएस से बन सकता है क्वेश्चन, एक आपका बन सकता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी पे. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए क्या है, हु हेड्स दिस एनसीए, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एनसीए, ऑल दीज क्वेश्चन. तो आप एक दिन से देख सकते हैं छोटी सी न्यूज पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल न्यू वॉरफेयर. अब देखिए न्यू वॉरफेयर, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल वॉरफेयर होते थे, उसमें पानी, हवा और लैंड, इस पे लड़ाई होती थी. अब क्या हो गया, स्पेस में भी जा चुका है, साइबर स्पेस में. ठीक है, उस पर और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, स्पेस वॉर. बहुत हॉट टॉपिक है ये स्पेस वॉर, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हॉट है ये स्पेस वॉर. ठीक है, अभी चाइना, रशिया, यूएस, इनके बीच में स्पेस वॉर की बात हो रही थी. ठीक है, यू कैन सी दिस, व्हाट इज दिस स्पेस वॉर. स्पेस वॉर में क्या होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सब लोग अपना जो है जो स्पेस क्राफ्ट हैं, जो है वहाँ स्पेस में भेजते हैं. ठीक है, और उनकी एक लाइफ होती है. तो क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है स्पेस में अपने भेजने लगेंगे तो क्या होगा कि दे कैन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. स्पेस तो लिमिटेड है, ठीक है, मतलब
लिमिटेड का कहने का मतलब ये है कि एक जो आपको पता होगा लो अर्थ ऑर्बिट, ये एक लिमिटेड होता है इसका, ठीक है। उसी तरह से जो हम और सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं दे हैव लिमिटेशंस। क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर हम भेजेंगे उसमें तो उसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, ही विल फंक्शन एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। ऑल्सो सीडीएस विल बी मेंबर ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमिटी। अब देखो इसमें दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये भी रिफॉर्म है, और डिफेंस प्लानिंग कमिटी। प्लीज गो थ्रू दीज टू, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमिटी, व्हाट आर दीज, ठीक है। बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन में ये देता हूँ कि ये क्या करता है कि हमें प्रोक्योर करने होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने हैं, टैंक्स प्रोक्योर करने हैं, बाहर से इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। तो वो कितने हमको प्रोक्योर करने हैं, कितने पैसों में करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें। उसी तरह से डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी काम होता है, ठीक है। क्योंकि लैक ऑफ टाइम है इसलिए मैं सारी चीजें आपसे ये नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन एक छोटी सी न्यूज से बन सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे इंडियाज सॉफ्ट पावर लाइज इन, ठीक है, 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे चाइना इज रेडी, अब देखते हैं क्या है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी। चाइना इज रेडी टू सपोर्ट इंडिया ऑफर्स वैक्सीन टू साउथ एशिया। मतलब चाइना क्या है, एक तो पहली बात इसने वायरस फैलाया, लेकिन अब ये अपने आप को महात्मा बनना चाह रहा है। ये क्या करना है, साउथ एशिया को फ्री हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। इवन इंडिया को, लड़ रहे हैं बॉर्डर पे इंडिया से, ठीक है, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं कि वी कैन प्रोवाइड वैक्सीन, वी कैन हेल्प यू एंड वी कैन हेल्प इंटायर साउथ एशिया। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है कि लालच देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी। मतलब एक तो होता है लड़ाई करना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो उधर अक्साई चिन हो गया या देपसांग हो गया, वहां पर क्या था कि चाइना और इंडिया के बीच में स्कर्मिशेस थे, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज नॉट सॉफ्ट डिप्लोमेसी, वहाँ क्या है हार्ड स्टॉप हो रही है, यहाँ क्या है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट बन के जो है आप अपना फायदा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेन अब जैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है, जैसे उसका कल्चर, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम जो है सॉफ्ट पावर करते हैं, ठीक है। रिलेशंस विद नेबर्स, नेबर्स, मिलिट्री पावर, मान लीजिए चौथा ऑप्शन मिलिट्री पावर, ओके। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में क्या है, मिलिट्री पावर नहीं होता, बाकी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, एक छोटी सी न्यूज आई थी, ठीक है, उसमें क्या था कि यूएस और ईरान के बीच में बहुत खराब रिलेशन है, बिल्कुल एंटी है, आपको पता होगा, ठीक है, ओवर देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। कि यूएस क्या कह रहा है, ईरान छुप छुप के जो है वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहा है, मतलब इट इज बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, चुपचाप, ठीक है। इस पे काफी बहस हुई है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इसमें। बाकी जो जो न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो ये है कि गल्फ रीजन में इनके बीच में जो है ना आजकल झगड़ा चल रहा है। व्हाट इज गल्फ रीजन, अब आप ये देख सकते हैं जैसे पर्शियन गल्फ, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप देखिए मैं हिंट एक देता हूँ आपको, पर्शियल गल्फ इज सराउंडेड बाय विच कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और मैं मान लो कोई और कंट्री दे दूँ, मैं बेलारस दे दूँ, ठीक है, तो बेलारस तो नहीं है ऑप्शन, सऊदी अरेबिया वही। तो आपको ये जो है ना फिगर, या आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ है, उसके नीचे जाएंगे यूएई है, थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे सऊदी अरेबिया है, इराक है ऊपर, ईरान राइट साइड में है, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे बन सकते हैं। नेक्स्ट, एडीबी एंड ग्रोथ। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो एक क्वेश्चन यही बन जाएगा एडीबी के बारे में,
एडीबी के बारे में, व्हाट इज एडीबी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, ठीक है, हु होल्ड्स द मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स इन एडीबी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमको न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है 11% हो सकती है 2021 से 22 में। पहले इसने प्रोजेक्ट किया था 8%, अब ये कह रहा है कि 11% तक हो सकती है, ठीक है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, कि एडीबी कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ कि रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और कौन उनको रिलीज करता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ, इसमें आप देखिए इन्फ्लेशन, ठीक है, आप लोग को इन्फ्लेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई, व्हाट इज सीपीआई, ठीक है। आरबीआई जो है अपने डिसीजन जो लेता है वो डब्ल्यूपीआई पे लेता है या सीपीआई पे लेता है। अर्लियर इट वाज डब्ल्यूपीआई, नाउ इट इज सीपीआई। तो इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, थ्रू सीपीआई, ठीक है। दीज टू आर इनफैक्ट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। 11% हो सकता है, दूसरा आउटलुक रिपोर्ट एडीबी पब्लिश करता है। नेक्स्ट, अब जो है ट्रांसपेरेंसी की हम बहुत बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि जो आरबीआई हो कुछ कुछ स्टेप्स लेता रहता है। वो क्या कहता है, इट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैच्यूरी सेंट्रल ऑडिटर्स एंड स्टैच्यूरी ऑडिटर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। अब इसको यहाँ डिस्कस करने का मेरा सिर्फ इतना पर्पज था कि ये सबको पता है कि भाई ऑडिटर जो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं, ठीक है, कोई बायस ना हो, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं बैंक्स के, ठीक है। मैं इस न्यूज को क्यों लेकर के आया हूं, आपको ये बताने कि यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरआरबी, एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे हमने फंक्शनैलिटी लिख दिया, विच ऑफ दीज फंक्शनैलिटी is done by whom? फर्स्ट में मान लीजिए आरबी एंड एनबीएफसी, सेकेंड कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली, ठीक है। उसके बाद 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, लाइक दिस, ठीक है। आरआरबी की फंक्शनैलिटी एनबीएफसी से कैसे डिफरेंट होती है, और एनबीएफसी की कोऑपरेटिव बैंक से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने स्टैच्यूरी सेंट्रल ऑडिटर्स और स्टैच्यूरी ऑडिटर्स को कुछ गाइडलाइंस इशू की, ठीक है। इसमें भी एक छोटा सा पार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। देखिए कि ये सार्स जो वायरस है ये अपना कैसे प्रोडक्शन एनहांस करता है। कोरोना वायरस रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड हाउ सार्स वायरसेस एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन्स इन इन्फेक्टेड सेल्स so that many new copies of the virus can be generated, ठीक है। नोटेबली कोरोना वायरस अदर देन सार्स कोव एंड सार्स कोव 2। अब देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है वो ये है कि सार्स कोव 2 जो कोविड-19 हम जिसको बोल रहे हैं इसका ऑफिशियल नेम क्या है, सार्स कोव 2, ये दिस इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। और इसके अलावा सार्स कोव होता है, ठीक है, उसको वो अलग होता है, जैसे सार्स कोव 2 कोविड-19 है, इसी तरह सार्स कोव है, ओके। तो ये बेसिकली क्या होता है, सांस की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम और ऑक्सीजन वगैरह की, कोल्ड की, जो भी ये वायरस, अगर कोई भी वायरस इस चीज को आपके बॉडी में प्रॉब्लम लाता है तो उसको बोलते हैं सार्स, ठीक है, ओके। तो ये क्या कह रहा है ये आर्टिकल आपको, कि जो भी आपकी सेल्स होती हैं,
आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब ये वायरस की भी प्रोटीन्स होते हैं, वायरस के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी सेल के साथ, ये जो वायरस है सेल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन आपके नॉर्मल वाले प्रोटीन्स हैं उनका बनना कम हो जाता है, और वायरस का प्रोटीन जो बनना स्टार्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, ऑर्गन, जो भी ऑर्गन जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको, उसकी सेल्स जो होती है ना इन्फेक्टेड हो जाती है सारी। और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। और अगर निमोनिया का आपने इलाज नहीं किया या ऑक्सीजन आपने नहीं दिया तो वो पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है। दिस इज वॉट। और दूसरा इसमें जो चीज है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि फंक्शनैलिटी और राइबोसोम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं राइबोसोम क्या करता है। देखिए, राइबोसोम्स द मॉलिक्यूलर मशीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, वैसे तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी मैं न्यूज डिस्कस करूंगा तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो जरूर डिस्कस करूंगा। तो राइबोसोम के बारे में जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है आपका, कि सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन राइट्स। शायद बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हो गए, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा इसमें और छोटा करने की कोशिश करूंगा, मुझे सारे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था ये। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज। अब देखो फिर से अगेन मैं वो फिर से बोल रहा हूँ आपको, इंडेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी अभी रिलीज हुई है, इंडिया ने इसमें, इंडिया का पोजीशन क्या है, 17 फ्रॉम बॉटम, 17 फ्रॉम बॉटम है, ठीक है, विद अफगानिस्तान बीइंग द लोएस्ट। इंडिया में वुमेन्स का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। और पिछली बार क्या था, 28 प्लेसेस स्लिप हो गए इंडिया, मतलब और नीचे चली गई। पहले बेहतर था, इस साल और खराब हो गया, 28 प्लेसेस हम और नीचे चले गए, ठीक है। और क्या क्या बुरा हुआ है, वुमेन मिनिस्टर्स, जो वुमेन मिनिस्टर्स का था वो 23 से 9% हो गया। वुमेन मिनिस्टर्स वर 23%, बट नाउ इट इज 9%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम हो गया है, 21% रह गया। ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए। ये प्रीलिम्स में सिर्फ अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो वो जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे आएगा। अगर मेंस पे क्वेश्चन आता है, और इंडियन वुमेन पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप ऐसे ले लीजिए चाहे आप पेपर वन ले लो, कुछ ना कुछ वुमेन पे जरूर आएगा। जब वुमेन पे आएगा तो आप ये सारे जो फैक्ट्स आप कोट कर सकते हैं, आपका आंसर ब्यूटीफुल, इट विल लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो 21% हो गया है और 23 से 9% हो गया, ठीक है। वर्क प्लेस में क्रैचेस जो है मैंडेटरी हो गए हैं। आपको शायद पता होगा कि वर्क प्लेस में क्रैचेस जो है मैंडेटरी है। जो 50 से अगर ज्यादा एम्प्लॉयज है किसी भी जगह पे तो फिर वहाँ क्रैचेस होने चाहिए, लेकिन अभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पूरा है, ठीक है। ये भी फैक्ट है। इसका रीजन क्या है, वुमेन्स की ऐसी कंडीशन का, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब कि घर में आदमी डिसीजन लेते हैं, आदमी की चलती है, उन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार है, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसमें क्या चीज है, अनपेड डोमेस्टिक लेबर। पहला तो पेट्रियार्की हो गया, दूसरा क्या है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क। जो भी डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं उसका पेड नहीं है, ना ही उसको हम आपके इसमें नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है, या जीडीपी में ऐड करते हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्वांटाइज नहीं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस पे जो पीसी में क्वेश्चन आ चुका है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या क्या कहा। तो ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, जब भी ये आएगी तो उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस भी इंक्रीज हो गई है, इस वजह से भी वुमेन्स की कंडीशन खराब है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पालने में लगे रहेंगे और कोई काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन के मामले में 37% कंप्लीट क्लास 10, सिर्फ 37% आर कंप्लीटिंग देयर क्लास 10।
अच्छा, मजेदार बात क्या है और बहुत शर्म की बात भी है, बांग्लादेश हैज ऑल्सो रेज्ड अहेड। ठीक है, आपको पता है कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कितने साल तक जो है आपकी वुमेन रही। ठीक है, तो बांग्लादेश हैज ऑल्सो रेज्ड अहेड। और बांग्लादेश को छोड़िए, रवांडा। ठीक है, मतलब रवांडा भी हमसे ऊपर है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग बट आई ओपनिंग। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात, हमने जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पढ़ा, कौन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, WEF, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया की पोजीशन पहले क्या थी और अब क्या है? 17th फ्रॉम बॉटम। और ये स्लाइड हो गई 28 प्लेसेस डाउन, मतलब थोड़ा और नीचे हो गए हम लोग। देन दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स कि 23 से 9% रह गया है वुमेन मिनिस्टर्स। देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओनली 21%। ठीक है, बांग्लादेश हमसे ऊपर। ठीक है, मेंस के लिए बहुत अच्छा है इस आर्टिकल, क्योंकि आप इसमें बहुत सारा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है कंटेम्प्रेरी मिल गया। ठीक है, जब भी और ये रिपोर्ट्स के बारे में आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनपीए एंड एआरसी। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज एआरसी। पहले आर्टिकल देख लेते हैं। आपको सबको पता होगा व्हाट इज एआरसी। ओके, तो अब हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहली बात, व्हाट इज एनपीए। ठीक है, एंड व्हाट इज एआरसी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में एआरसी के बारे में डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री जो है रिपे नहीं कर पाती है अगर किसी बैंक को, तो वो एनपीए बन जाता है। एनपीए मतलब कि रिटर्न नहीं कर पाया वो। ठीक है, उस पैसे को, और उसकी वजह से क्या हुआ? बैंक को लॉस हुआ। तो अगर ये एनपीए बढ़ता है, दैट मीन्स इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। कॉज ऑफ कंसर्न। इस एनपीए को कम करने के लिए हमने एआरसी का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि जो भी हम चीजें हैं, जितना भी रिकवरी हम कर सकते हैं उतना हम रिकवरी कर दें, चाहे उनके बैंक बैलेंस सीज कर लें या उसकी प्रॉपर्टी को बेच दें, या कोई और कोलेटरल है तो हम उसको बेच सकते हैं। तो ये सारा काम एआरसी करता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जो है एआरसी की प्रॉब्लम्स को बताया गया है कि एआरसी का ग्रोथ नहीं हो रहा। एनपीए तो बढ़ रहा है, अगर एनपीए बढ़ रहा है तो एआरसी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका रीजन आप देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, लास्ट पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। देखिए कि नैरो मैंडेट होना चाहिए किसी भी। अगर आप किसी एक आदमी को बहुत सारा काम दे देंगे तो क्या होगा? कि कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या कहता है वर्ल्ड बैंक? क्या कहता है कि एक नैरो मैंडेट दीजिए, एकदम फिक्स्ड गोल्स दीजिए एआरसीज को। ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं है। एक ये प्रॉब्लम। सनसेट क्लॉज डिफाइनिंग देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का सनसेट क्लॉज डिफाइनिंग देयर लाइफ स्पैन का मतलब ये हो गया कि वो क्या एग्जैक्टली exactly करेंगे और उनको क्या क्या पावर्स होंगी, वो सारी चीजें आप उसमें उसको बताएंगे। ठीक है, कि कैसे वो स्टार्ट करेगा रिकवरी और कितने टाइम पीरियड में उसको खत्म करना है उस चीज को। तो देयर शुड बी सम प्रोसीजर और सम गाइडलाइंस फॉर दी एआरसीज आल्सो। ठीक है, दिस इज सनसेट क्लॉज। देन सपोर्टिव लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एआरसी क्या है? एआरसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो सिर्फ रेकमेंड कर सकती है। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में चला जाता है और वो लिंगर ऑन होता है 20 साल के लिए, तो वो क्या होगा? एआरसी डिमोरलाइज हो जाएगी, एआरसी आगे से ऐसा रिकमेंडेशन देगी ही नहीं इंडिपेंडेंटली। तो हमें एक सपोर्टिव लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूर देना है। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंक्रप्सी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, एंड अबव ऑल बैकिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम लोन्स। अभी क्या होता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन से क्या हो रहा है कि एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि इन्होंने जनधन योजना चला दी या कोई और योजना चला दी, या इन्होंने कहा कि भाई किसानों को 4% में आप दे दो। ठीक है, या आप उनकी जमीन को गिरवी रखना ही नहीं है, आपको ऐसे ही दे देना। अब किसान जो है वो बिना चुकाए भाग गया। ठीक है, इस तरह की चीजें, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हमेशा करेगा, लेकिन कई सारे मिसक्रिएंट्स होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो मिस यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब प्रोविजन को। तो पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपरली जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया से डिसीजंस को ले। ठीक है, और क्या अभी इंडिया में क्या स्टेटस है एआरसी का, ये मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। अभी जो है एआरसी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पास है ज्यादा। ठीक है,
डोमिनेंट है। अभी हमने जो है 1 साल 2 साल पहले हमने पारा के बारे में बोला, ये पब्लिक एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी है। पब्लिक मतलब इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो पारा जो है आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पारा में आपकी कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, ओनली गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट, ओनली प्राइवेट बॉडी, इट्स अ प्राइवेट बॉडी, और तीसरा ऑप्शन में इट्स अ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बॉडी। ठीक है, फंक्शनैलिटी ऑफ पारा, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो मैंने आपको दी थी, वो तो है ही, जो है क्वेश्चंस वो आपको आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ ये है कि क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, न्यूज में है, तो ओपेक प्लस जो बॉडी है इसकी मेंबरशिप कौन है, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री की कब ये हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, दीज थिंग्स। नेक्स्ट दूसरा जो एक्सरसाइज है आपको ह्यूमन राइट्स वॉच, व्हाट इज दिस बॉडी, अगेन इट्स अ बॉडी, ठीक है, इसका क्या हिस्ट्री है, ठीक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह है, क्या करता है ये सारी चीजें। उसी तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल, इस बॉडी के बारे में भी आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं देखूंगा इसको, आईसीसी क्या करता है, ठीक है, कहाँ पर है ये, कितने इसमें जुडिशियल मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग देखिएगा, एग्जाम में आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी आज एक आर्टिकल आ ही गया है कि आरटीआई के थ्रू पूछा गया कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं, तो हमको इसमें फैक्ट में 695 करोड़ बिके हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानना है, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसके बारे में आपने पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर, फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सरसाइजेस जरूर करें, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल आपने देखा, मैं शायद 50 मिनट से 55 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, और मटेरियल तभी भी ख़त्म नहीं हुआ मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ कंटेंट कितना ज़्यादा है, और मैं न्यूज़ के अंदर नहीं जा रहा हूँ, आपको फैक्ट्स, अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं बता रहे जिससे आपका दिमाग ऑक्यूपाई हो। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हमने ये भी डिस्कस किया कि क्वेश्चंस किस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन एक्सरसाइजेस को आप करो, आपके बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।